कल को कोई सांसद कोई मंत्री इसी तरीके से व्यवहार करने लगे तब तो हर कुछ अराजक हो जाएगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर कानून मंत्री जी को इतना ही भरोसा था एफआईआर दर्ज कराते। क्या एक कानून मंत्री को इस देश में एफआईआर दर्ज कराने से कोई मना कर सकता है? क्या वो आप देखिए उन विदेशी महिलाओं का मुद्दा ही लेकर देखिए, क्या उनमें से एक भी विदेशी महिला को किसी भी अपराध में आज तक गिरफ्तार किया गया है? क्या ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए शर्म का मामला नहीं बन गया? आखिरकार हमने हासिल क्या किया? आशुतोष, आप कह रहे हैं आपने हासिल क्या किया। अब आपने बोला मुझे बोलने दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दिक्कत क्यों पैदा हुई वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों ने पुलिस से कंप्लेन की, पुलिस ने कंप्लेन नहीं सुनी। वहां की पुलिस, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, वहां की पुलिस ऊपर से नीचे तक ड्रग कार्टेल के साथ मिली हुई है। ड्रग कार्टेल के साथ मिली, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक मंत्री अपनी आंखों के सामने देख रहा है गलत काम हो रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये उसको अधिकार कह सकता है कि भाई आप यहां पर डालिए। जब अपराध हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा आंखों सामने, लड़की को जला दिया जाएगा जिंदा, और उसके बाद आप जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कत्ल को रोकना, लड़की को जिंदा जलने से बचाना, रोकना नहीं। यही बात नहीं, आपके कानून मंत्री आशुतोष जी, यहाँ आपके कानून मंत्री जो कर रहे थे, यहाँ कत्ल नहीं हो रहा था, यहाँ एफआईआर दर्ज किया जा सकता था, ये तमाम मामले आसानी से सॉर्ट आउट हो सकते थे। अजय, अगर आसानी से सॉर्ट आउट हो जाते तो रात के 2 बजे जब टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर था तो दिल्ली के कानून मंत्री को सड़क पर घूमने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे वो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भयंकर जाड़े में लोगों की सेवा कर रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार के शीला दीक्षित के जो मंत्री थे वो अपने घरों में 4 बजे बाद सो जाते थे। आज सेक्रेटेरिएट में जाके पूछे, हमारे बीच सत्येंद्र जैन जी हैं, सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे, रात 10 बजे आते थे। उनके जो मंत्री थे शीला दीक्षित हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय जाती थी, मंत्री कभी कभी जाया करते थे। 49 दिनों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब हमारे मुख्यमंत्री समय पर ऑफिस न पहुंचे, समय से न निकले हो। हमारे कभी सारे मंत्री जो टाइम पे गए, हमारा रिकॉर्ड। आशुतोष, मुख्यमंत्री और मंत्री टाइम पर पहुंचे ना पहुंचे ये एक अलग मसला है, लेकिन मैं यहां पर एक सिर्फ व्यवहारिकता की बात कर रहा था। आज हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो व्यवस्था से चलती हैं, व्यवस्था को तोड़ेंगे तो अराजकता फैलेगी। क्या आपकी पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है? आप कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जहां पे घूस लेकर व्यवस्था चलती हो? नहीं, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जहां पर हर व्यक्ति अपना काम सुचारू तरीके से करे। हाँ। और अगर ना करे तो उसके पास एक रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। रिड्रेसल मैकेनिज्म हमारे देश में है। क्या हम उस रिड्रेसल मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल इसी बात का है, इस देश के अंदर दिक्कत क्या है? कानून बहुत शानदार है, उन कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है क्योंकि भ्रष्टाचार। और जब तक, और जो भ्रष्टाचारी है वो उसी कानून का फायदा उठाकर जो लोग उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दबाने का काम करते और कहते हैं ये कानून के खिलाफ है, आप जन लोकपाल बिल जो है नहीं ला सकते क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि अगर जन लोकपाल जिस दिन आ गया, हम क्या कानून से ऊपर अपने नहीं समझते? हम कह रहे कानून का पालन करो, वो कह रहे कानून का पालन होना चाहिए। अगर पुलिस वाले को कहे कि हाँ रेड करो तो उसे रेड करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर सांसद को लगता है कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अगर लगता है कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर लगता है वो घुसखोरी करते हैं, अगर लगता है भ्रष्टाचार है, तो सांसद के कहने का अधिकार है कि आप कार्रवाई करिए। और पुलिस वाले को करना चाहिए। पुलिस वाले को कानूनन कार्रवाई या ना हो बात अलग है, पुलिस वाले को कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आशुतोष जी, अब अगला मुद्दा हम आपके पास लेकर आते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार ने कई वायदे किए जिसमें से तथाकथित तौर पर आपके द्वारा और आपकी पार्टी के द्वारा ये मत कहो दोस्त। अब देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, यही कह सकता, लेकिन आपके द्वारा यह कहा गया कि आप लोगों ने अपना लक्ष्य पूरा किया। अब उसमें से देखिए, बिजली का बिल अब जरा बढ़ा हुआ आने लगेगा, यहां पर बैठे तमाम लोग उसके बारे में बताएंगे आपको। पानी की समस्या आज भी वैसे ही बनी हुई है और तमाम दिक्कतें आज भी वैसे हैं। अगर आप लोग 5 साल सरकार में रहते तो यहां लोग जरा ज्यादा अच्छे से रहते, क्यों नहीं रहे 5 साल भाई? अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि कम से कम इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि आप जल्दी क्यों चले गए, आपको 5 साल रहना चाहिए। इस देश की सरकार कि आप अपने दावे पूरा कर सके ना, मैंने आशुतोष कभी नहीं कहा कि आपको 5 साल रहना चाहिए था। आपको 5 साल रहने का मैंडेट था, 28 विधायक आपके पास थे, बाकी का समर्थन आपको स्वतः ही आसमानी ताकतों से मिल गया था। देखिए, तो ऐसे आसमानी ताकतों के साथ जब आप जुड़े हुए थे तो जुड़े रहना चाहिए था। देखिए क्या है ना, चलिए मान लिया कि आप नहीं कह रहे, बीजेपी कह रही है, भाग गए। यानी बीजेपी भी चाहती थी कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 5 साल रहे। कांग्रेस भी कह रही है क्यों छोड़ के चले गए, वो भी चाहती थी कि बहुत अच्छा काम करें,
जब आपके विरोधी ये मान लें कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो मान लीजिए। नहीं, मैं तो ये कहूंगा, अगर एक पत्रकार की हैसियत से मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी बीच में छोड़कर भाग गए। 18 मुद्दे आपके पास थे, उनमें से एक मुद्दे पर आपने अपनी सरकार गिरा दी। कम से कम ये बात हम जैसे पत्रकारों के गले तो नहीं उतरी आशुतोष। देखो अजय, क्या है ना, जिस मुद्दे के बारे में बात करो उस पर कम से कम 3 घंटे डिबेट चल सकती है। नहीं, हम उस पर नहीं करेंगे, हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने सरकार नहीं गिराई होती आशुतोष, तो क्या बेहतर नहीं होता कि दिल्ली के पास तथाकथित तौर पर, फिर तथाकथित कहूंगा मैं, कि एक बेहतर प्रशासन होता, तथाकथित तौर पर एक विजिलेंटिज्म थोड़ा ज्यादा दिखाई देता, तथाकथित तौर पर एक विधायक सड़कों पर घूम घूम कर काम करा रहा होता, और झाड़ू यहां पे टंगा नहीं होता, मारा जा रहा होता। यानी आप मान रहे हैं कि एक बेहतरीन सरकार चल रही थी, बेहतरीन काम हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है, यानी आप मान रहे हैं। चलिए ठीक है, वो तो तरीका अपना कहने का, यानी आप मान रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से काम हो रहा था। देखिए, सारे सांसद काम कर रहे थे, सारे विधायक काम कर रहे थे, सारे मंत्री काम कर रहे थे, और सब लोग चाहते थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कम से कम उन निकम्मों से छुटकारा तो मिला। अच्छा, अच्छे लोग आ गए, काम तो कर रहे हैं, देखिए कौन चले गए। मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पर ये आप ही की सभा है, मैं आप ही के सभा के लोगों से पूछ लेता हूं, भाई आप लोग चाहते थे कि सरकार रहे कि जाए? काम किया था इस सरकार ने? क्या काम किया था? बहुत काम कर रहे थे, बिजली के बिल कम कर रहे थे, बिजली के बिल। हमारे अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम करे हैं, आगे हमारे प्रधानमंत्री बन के आगे। आपको लगता है कि इन लोगों ने जल्दबाजी में सरकार छोड़ दी? नहीं, ये जो किया बिल्कुल अच्छा किया है। और अगर सरकार नहीं छोड़ते तो बेहतर होता? सरकार नहीं छोड़ते तो काम नहीं करने थे बीजेपी तो कांग्रेस वाले मिलके। अच्छा, हर काम में टांग डाल रहे लेकिन अगर ये सरकार आगे चलाते रहते तो ये इल्जाम भी लगता कि सत्ता के भूखे हैं, देखो लालची हैं, सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। अच्छा, जब इतनी बातें हो गई तो जो आसमानी ताकतें आपके समर्थन में आई थी, एक भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई एक जो आसमानी ताकतें आपके समर्थन में आई थी, जिन्होंने सीधे अपने समर्थन की चिट्ठी उपराज्यपाल के पास पहुंचा दी थी, आप लोगों ने उनसे सहयोग क्यों लिया था? नहीं लेते? हमने कोई सहयोग नहीं लिया। सत्येंद्र जी, क्या आपने सहयोग लिया था? आप तो मंत्री थे उसमें। हाँ भाई, मंत्री जी कह रहे नहीं लिया समर्थन। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं लिया तो सरकार बनती ही नहीं। खैर चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं। मान लीजिए परिस्थितिवश ऐसी चीजें निर्मित हो जाती हैं कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ना भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, ना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है लोकसभा के चुनाव में। जी, और ऐसी सूरत में एक ऐसी त्रिशंकु लोकसभा है जिसमें कहीं कुछ नहीं है, और आपके पास ये ताकत है कि आप सरकार बनवा सकते हैं। क्या कीजिएगा? स्थायी सरकार दीजिएगा या कहिएगा कि नहीं एक बार फिर चुनाव होना चाहिए? ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, अब आप तय कर लीजिए। तो आप चाहेंगे कि सरकार तभी बने जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिले, चाहे वो आप ही क्यों ना हो? मेरा ये कहना ये है कि हम इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश की व्यवस्था तब बदलेगी जब इस देश के अंदर ईमानदार शासन हो, रूल ऑफ लॉ होगा। अगर कानून का शासन नहीं होगा, ईमानदार शासन नहीं होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या तीसरे मोर्चे की सरकार हो, ऐसी सरकारों को आप किस नजरिए से देखें? अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि हम इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि भाई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा हुआ आदमी 5 साल तक आराम से बैठा रहता, मस्त रहता, और कुर्सी को लात मार के चला जाता है। इसलिए क्योंकि ये बड़ा गैर परंपरागत तरीका है राजनीति का। नहीं तो देखिए, आप लोगों ने दिल्ली की सरकार बनने से पहले भी कहा था न समर्थन देंगे न समर्थन लेंगे, लेकिन सरकार बन गई साहब। ये हमने समर्थन नहीं लिया। अरे देखिए, ये आप साबित करिए समर्थन लिया। टेक्निकल इशू है ना। राज्यपाल के पास वो आसमानी ताकत से चिट्ठी पहुंच गई, और उस आसमानी ताकत से आपकी सरकार बन गई, और जब तक चलती रहती जब तक आप चलाते रहते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन ऐसे ही पता चला कोई आसमानी ताकत फिर से आ गई, और वो आसमानी ताकत अपनी चिट्ठी पहुंचा दे राष्ट्रपति के पास, तो भाई आप तो फिर सरकार बना देंगे, और उसके बाद फिर जन लोकपाल के मुद्दे पे गिरा देंगे। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली, ऐसा मत कीजिएगा। ये दिल्ली का मामला है। जब बड़ी दिल्ली की बात आएगी ना जी, उस वक्त ऐसा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए ना हम मुगालते में ना आप मुगालते में। दूसरी बात जी, हमारी इतनी ताकत अभी नहीं है कि हम 272 सीटें अपने बल पे जीत जाए। ये इसको मानने में ये बीजेपी नहीं मानेगी ना कांग्रेस मानेगी।
हम मानते हैं, हम अपना ईमानदार आकलन करते हैं, हमारी लड़ाई इस देश की व्यवस्था को बदलने का है। और ये लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने का नहीं है, ये लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई। चलिए, पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। आशुतोष, मेरे पास वक्त बहुत कम है और आप ही के सहयोगी और मित्र कुमार विश्वास जी से बातचीत के दौरान कुछ नेताओं के नाम हमने सामने रखे थे।